So let's begin with the recap of chapter number 1, 2 and 3. That is of course standard 7 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन इसके पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इसको हम रिकैप करेंगे यानी इसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम बारी बारी से बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में फिर से एक बार हम दोहराएंगे ताकि आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आपको रिकॉल हो सके। ठीक है, तो रिकॉल करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ड एडॉप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे या उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सब लोगों को जानकारी कि भाई इस धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और उन सभी वनस्पति और प्राणियों में विभिन्नताएं पाई जाती है जिसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो वो बायोडाइवर्सिटी अलग अलग प्रकार के उनके रहने के स्थान से, उनके आकार से या उनके रंग रूप से, अलग अलग उनके शेप, साइजेस या उनके शरीर की बनावट किस प्रकार से इसके ऊपर निर्भर करती है। कुछ पेड़ पौधे कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं अपने आप में ले आते हैं जिसको हम एडॉप्टेशन बोलते हैं और वो एडॉप्टेशन उनमें आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वे एडॉप्टेशन यदि उनमें नहीं आएंगे तो वो इस पर्यावरण में या इस वातावरण में जीवित नहीं रह पाएंगे। और ऐसे ही कुछ एडॉप्टेशन इन प्लांट्स और एडॉप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कर लिया। एडॉप्टेशन यानी क्या? तो एडॉप्टेशन यानी स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल चेंजेस, है ना, अपने आप को जीवित रखने के लिए इस एनवायरनमेंट से अपने आप को वो समाहित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और वो जो चेंज होता है वो स्ट्रक्चरल होता है और बिहेवियरल भी होता है, यानी वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और किस प्रकार के शारीरिक बनावट उनमें बदल आते हैं, वे सब एडॉप्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले एडॉप्टेशन हम देखेंगे, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, और एडॉप्टेशन इन प्लांट्स में एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। वैसे यदि कहा जाए तो बारिश के दिनों में कोई भी पेड़ पौधा यदि जमीन पर यदि गिरा पड़ा है या हम बेलें ले लेते हैं, कुछ बेलें करेले की बेल यदि है या कुछ कुमड़े की बेल यदि है, उनको यदि सपोर्ट नहीं दिया जाए, जमीन पर यदि रेंगती जाए तो पानी की वजह से कुछ दिनों के बाद तो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, यानी उनको सपोर्ट या ट्रेलिस में चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सही बात है। तो लेकिन कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं कि जो पूर्णतः पानी में पाए जाते हैं। अब ऐसे क्या बदलाव उनमें आए कि वो पानी में रहते हैं? तो वो बदलाव जो होते हैं वो उनमें उनके स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं। जैसे हम लोटस का एक सर्वसाधारण कॉमन एग्जांपल लेते हैं। लोटस के बारे में आपको जानकारी है कि लोटस की जो पत्ते होते हैं वो उसमें एक वैक्सी लेयर होता है या उसके जो स्टेम होता है, तना जो होता है वो एरी होता है या स्वैलो होता है ना, जिसकी वजह से पानी में तैरता रहता है, या उसका पत्ता जो तो फ्लैट होता है जिसकी वजह से पानी के ऊपर रहता है, उसके ऊपर पानी की बूंदी भी यदि पड़ जाए तो इजीली वो स्प्रिंकल ऑफ हो जाती है, नीचे की ओर गिर जाती है। तो दैट इज वो एडॉप्टेशन है। ऐसे कई प्रकार के एडॉप्टेशन पानी में रहने वाले अलग अलग पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी एडॉप्टेशन हम देखेंगे कि डेजर्ट प्लांट्स में, जो अब गर्मी के जहां पर रेतीला प्रदेश है ना, मरुस्थल जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब उन पेड़ पौधों के चित्र मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे अलग प्रकार के कैक्टस जो दिखाई देते हैं, उन कैक्टस ने अपने आप में ये बदलाव लिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी की वजह से जो कुछ भी पानी है वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा गैटेशन के माध्यम से, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। फिर पेड़ पौधों के लिए जीवित रहने के लिए कोई साधन ही नहीं बचेगा पानी जैसा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, अपना उनका जो तना होता है उस तने को उन्होंने काफ़ी मोटा कर लिया और फोटोसिंथेसिस हो इसलिए हरा भी कर दिया है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो जरूरत, उनकी जो फूड नीड है वो उस तने के माध्यम से पूरी हुई क्योंकि वो हरा, उसमें क्लोरोफिल आ गया है। और उनकी जो पत्तियां है जो फैली हुई रहती, चौड़ी रहती, पत्तियां यदि चौड़ी रहेगी, फ्लैटन रहेगी तो सनरेज डायरेक्टली आएगी और पानी पूरा भाप के माध्यम से ऊपर उड़ा के ले जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया है, या ये एडॉप्टेशन उन्होंने कर लिया है कि जो कुछ भी पत्तियां, उन पत्तियों को उन्होंने सीधे तौर पर कांटों के रूप में बदल दिया है और जिसकी वजह से वो कांटे जो होते हैं वो ऑफकोर्स पानी जो इवापोरेट नहीं कर पाएंगे और तो और उन पेड़ पौधों का बचाव भी होता है, दूसरे जो हरे जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनसे भी उनका बचाव हो जाता है क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होने की वजह से या उनमें नुकीले कांटे होने की वजह से उनको वो खा नहीं पाते। उसके बाद आता है एडॉप्टेशन इन प्लांट्स इन स्नोवी रीजन्स। अब स्नोवी रीजन में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का आकार आपने देखा इस प्रकार से होता है, ठीक है, पिरामिड शेप का होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर देवदार, फर ट्री वगैरह दिया गया है। अब जो भी बर्फ आएगी वो बर्फ जो है वो नीचे घसर जाएगी, बर्फ जमा नहीं रहेगी तो वो सड़ेंगे नहीं। उनका जो तना होता है, जो बार्क होती है वो मोटी होती है, ठंडी से उनका बचाव हो इसलिए। ये एडॉप्टेशन उन्होंने जो स्नोवी रीजन्स में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्होंने ला लिया है। उसके बाद एडॉप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन।
अब फॉरेस्ट रीजन यानी हम इक्वेटोरियल रीजन की बात कर सकते हैं, अब जहां पर साल भर बरसात होती रहती है और साल भर जो है वो सनरेज या हम बोलेंगे साल भर वहां पर सूर्य पाया जाता है। अब ऐसे समय पर पेड़ पौधों को पूरी मात्रा में यदि सूर्य प्रकाश मिल रहा है, पूरी मात्रा में पानी मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से होगी या लगातार होती रहेगी। तो ऐसे में पेड़ पौधे जो बड़े इसमें प्रजाति के पाए जाते हैं उनकी हाइट बढ़ते जा रही है, और उस हाइट के चक्कर में दूसरे पेड़ पौधे वो नीचे रहेंगे, उनको सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो भी अपनी हाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अच्छा, हाइट बढ़ाते धीरे धीरे एक दूसरे में कंपटीशन होता है और काफी ऊंचाई वाले जो है पेड़ पौधे वहां पर तैयार होते जाते हैं। अब बेचारे जो छोटे पेड़ पौधे जो जमीन पर पाए जाते हैं, अब वे क्या करेंगे, इतनी ऊंचाई तक के वो पेड़ पौधे पहुंच जाते हैं कि जमीन पर लाइट पहुंचना भी मुमकिन नहीं रहता। ऐसे में बाकी जो पेड़ जो जमीन के अंदर है वो भी क्या करते हैं, अपने आप को इन बड़े पेड़ पौधों का सहारा लेकर ऊपर उसको चक्कर लगाते, ऊपर की ओर चढ़ते और सनलाइट को प्राप्त कर लेते। तो ये भी एक विशेष बात है जो इन फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। ग्रासलैंड प्लांट्स भी इस प्रकार के पाए जाते हैं कि भाई उनमें जो कुछ भी उनकी जो हाइट होती है। अब ग्रासलैंड प्लांट्स के बारे में यहाँ पर कहा गया कि भाई फाइब्रस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये डेफिनेटली ये एडॉप्टेशन है कि भाई यदि वहां पर बारिश यदि होते रहती है तो बारिश की वजह से बहकर चले जाएंगे, लेकिन इतने सारे वहां पर फाइब्रस रूट्स होते हैं, उन फाइब्रस रूट्स की वजह से अपने आप को जमीन को पकड़ के रखते हैं और जिसकी वजह से वो बहकर नहीं जाते, अपने आप को टिका कर रखते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमने देखे और उसमें एडॉप्टेशन, इसको डिटेल में यदि आपको देखना है तो आप इसको रीड करो, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आखिरी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडॉप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आश्चर्यजनक है, जिसके बारे में हमको जानकारी है कि एक पीचर प्लांट के बारे में आप जानते हो या वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में यहाँ पर कहा गया। कुस्कुटा का एग्जांपल यहाँ पर है, देखिए कुस्कुटा, ठीक है, कुस्कुटा फीचर प्लांट ये आपको दिखाई दे रहे हैं। कुस्कुटा जो होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये कंप्लीटली पैरासिटिक है, ये दूसरे पेड़ पौधों का सहारा लेता है और हॉस्टेरियल नाम की जो चीज होती है, हॉस्टेरियल जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना अन्न खुद तैयार कर लेते हैं, उनमें उनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम में हॉस्टेरिया जाता है और वहां से उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। तो ये भी एक एडॉप्टेशन है अपने आप को जीवित रखने के लिए। जहां पर नाइट्रोजन की कमी, भारी मात्रा में कमी है, जहां पर पेड़ों को नाइट्रोजन की पूर्तता ही नहीं हो रही है, वहां पर ये पेड़ पौधे उन्होंने एक नया एडॉप्टेशन प्राप्त कर लिया है। वो एडॉप्टेशन क्या करते हैं कि वहां पर जो कुछ भी इंसेक्ट्स आजू बाजू में पाए जाते हैं, वो इंसेक्ट जो होते हैं वो ऐसे कुछ अपनी रचना प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पीचर प्लांट के बारे में कहा गया या ड्रोसेरा जिसके संडू के नाम से हम जानते हैं, और वीनस फ्लाईट्रैप, इतने आकर्षक होते हैं कि इनके और कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स, वो खींचे आते हैं और इंसेक्ट खींचे आने के बाद उनमें जो कुछ भी एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो चिपचिपा पदार्थ में वो कीड़े फंस जाते हैं। उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स उस प्लांट्स में जो पाए जाते हैं उसको वो उसके ऊपर सिक्रेट करते हैं और सिक्रेट कर देने के बाद उसको का डाइजेस्ट कर जाते हैं और जो कुछ भी कमी नाइट्रोजन की उस परिसर में पाई जाती है इन कीड़ों के माध्यम से पूरी कर ले। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एडॉप्टेशन है। इसके बाद हम बात करेंगे एडॉप्टेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स ने भी अपने आप में बहुत सारे एडॉप्टेशन लाए और उन एडॉप्टेशन की वजह से अपने आप को जीवित रख पा रहे। जैसे हम मछली का एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे, ये मछली यदि पानी में है तो पानी में तैरना, तो पानी में तैरने के लिए यदि आप इस प्रकार से पानी में यदि हाथ घुमाओगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि उसी हाथ को आप इस प्रकार से यदि ले जाओगे तो आपको पानी का वाटर रेजिस्टेंस जो है, वाटर रेजिस्टेंस वो कम लगेगा और बड़ी आसानी से आप आगे की ओर बढ़ोगे। यानी एक टैपरिंग एंड जो कि फिश का शेप होता है, आपको मालूम है ना, ये बताने की जरूरत नहीं। इस प्रकार का शेप होने की वजह से जो होता है, जो पानी का फोर्स आता है या रेजिस्टेंस जो रहता है वो कम हो जाता है और बड़ी आसानी से मछलियां आगे की ओर तैरती है। साथों साथ आपको मालूम है कि डायरेक्शन चेंज करने उनको फिन्स होती है, टेल्स होती है, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो अलग अलग प्रकार की मछलियों में अलग अलग प्रकार के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं। ये आप जानकारी प्राप्त इसके पहले भी आपको है, आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और चित्र आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे डक आपको दिखाई दे रहा है। डक एक ऐसा होता है जो एम्फीबियस के नाम से जाना जाता है, यानी जो पानी में भी अपना समय गुजार सकता है या जमीन के ऊपर तो गुजारते, इसके बारे में जानकारी आपको है। तो जमीन के ऊपर चलने के लिए पैर है उसको, लेकिन पानी में तैरने के लिए ऐसा कौन सा ऑर्गन है, तो उसकी जो कुछ भी टोज होती है, वो टोज जो होती है वो वेब्ड होती है, यानी एक पतले ऐसे स्किन से आपस में जुड़ी रहती है और जिसका वो ओर्स के जैसे काम करते हैं और पानी को पीछे की ओर ढकलते हैं, स्वयं आगे जाते हैं। साथों साथ दूसरी एक एडॉप्टेशन उसमें ये है कि उनके जो कुछ भी फीदर्स होते हैं वो थोड़े से वैक्सी होते हैं, जिसके ऊपर से पानी स्लिप हो जाता है, पानी नीचे की ओर ढकेला जाता है। तो ये एडॉप्टेशन इसमें पाया जाता है। अगला एडॉप्टेशन आता है एडॉप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स।
यानी जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं ने भी अपने आप में बदलाव लिया है। अब सबसे बड़ा बदलाव है उनके कलर का, क्योंकि वो कलर की वजह से कैमोफ्लेज कर पाते हैं। आपको आसानी से, यदि आप गर्मी के दिनों में यदि किसी जंगल सफारी के लिए आप जाते हो तो दिन के समय में भी आपको, यानी अच्छे लाइट में होते हुए भी आपको हिरन वगैरह जो है वो नजर आते हैं। भाई हिरन नजर तो आते हैं, लेकिन वो बड़े गौर से हमको देखना पड़ता है, क्योंकि उनमें ऐसा कलर उन्होंने प्राप्त कर लिया कि आजू बाजू में जो कुछ भी घास वगैरह होती है उस घास में वो बड़े ही अपने आप को अपने प्रीडेटर से, अपने जो कुछ भी उनके भक्षक है उनसे वो अपना अपना बचाव कर लेते हैं। क्योंकि कलर कैमोफ्लेज जो जिसको कहा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अलग प्रकार के सभी प्रकार के जीव जंतुओं ने प्राप्त कर लिया है। अब दूसरा एक और एडाप्टेशन उन्होंने प्राप्त कर लिया कि भाई काफ़ी तेजी से वो दौड़ सकते हैं, जिनकी वजह से उनके पैर मजबूत होते हैं, दमदार होते हैं। या यदि शिकार करके खाने वाले जानवर है जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड्स वगैरह जो है, तो उनके नाखून जो होते हैं नुकीले, काफ़ी क्लॉज जिसको कहा जाता है, वो काफ़ी दमदार रहता है, काफ़ी दौड़ने की उनमें क्षमता होती है। यहाँ पर ब्लैक बक या डियर का एग्जाम्पल दिया गया, तो वो अपने आप को खुद का बचाव करने के लिए उनके पैरों में काफ़ी ताकत होती है, वो बढ़ कर जा सकते हैं। उनके जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स में भी एक एडॉप्टेशन है उनमें कि भाई हमारे जो हम जानवर देखते हैं ईयर साइड क्यों रहते हैं, हमारे ईयर देखिए साइड में, लेकिन वहाँ के जो जानवर होते हैं जंगल में पाए जाने अधिकतर जानवर के ऊपर की ओर भी कान होते हैं। अच्छा, कान तो होते हैं, तो कानों को चारों ओर घुमा भी पाते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, अमेजिंग। तो वो कानों को अपने चारों ओर घुमा पाने की वजह से चारों ओर से होने वाली आवाजें जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं और आवाजों के माध्यम से अपना खुद का वो बचाव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडाप्टेशन है। आप डिटेल में पढ़िए, आपको और भी बातें बहुत से समझ में आएगी। अगला आपको चित्र देखिए कैमल का। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई वो मरुस्थल में या डेजर्ट में रहने के लिए उसके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आए हुए हैं। बाकी अन्य जीव यदि उस डेजर्ट में जाकर रहने की कोशिश करें तो शायद नहीं रह पाए, क्योंकि वो एडाप्टेशन में नहीं है। स्नोवी रीजन्स में पाए जाने वाले जानवरों में उनकी जो स्किन के ऊपर जो होती है वो अलग से फर आते हैं और फर की वजह से वो अपना आप बचाव कर लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यानी अपने आप को बचाव करने के लिए बर्फ का रंग यानी सफ़ेद रंग भी उन्होंने हासिल कर लिया है। यानी बियर की हम बात करेंगे तो बियर्स ऑलरेडी हमारे रीजन में काले रंग के भालू वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन पोलर रीजन्स के ऊपर जहाँ पर बर्फ ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ पर इस प्रकार के बियर्स पाए जाते हैं कि वो कंप्लीट वाइट होते हैं, यानी वहाँ पर वो अपना बचाव कर लेते हैं। क्योंकि उनके प्रेडेटर्स या शिकारी जो होते हैं यदि उनका रंग काला हो या ब्राउनिश हो तो वो बड़े आसानी से स्पॉट कर पाएंगे, उनका शिकार कर पाएंगे, लेकिन व्हाइट होने की वजह से वो दिखाई नहीं देते हैं। ऊपर से फर वगैरह जो होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की, पोलर बियर वगैरह एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए। एडॉप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल मोड में जीने वाले एनिमल्स में भी भाई यदि आसमान में उड़ने वाली चीज़ है तो वो हल्की होना चाहिए। इसीलिए देखिए आप जितने भी बर्ड्स हैं उन बर्ड्स के बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं, उनको पंख उड़ने के लिए दिए गए हैं, ये भी एडॉप्टेशन है उनमें, ठीक है। बाकी ऊपर से उनकी नज़र इतनी पैनी होती है कि भाई ऊपर से उड़ते हुए, क्योंकि शिकार करना उनको, तो शिकार करने के लिए उनकी नज़र इतनी पैनी होती है कि जमीन के ऊपर रेंगने वाले दूसरे जीव जिनका वो शिकार करना चाहते हैं बड़ी आसानी से उनको दिखाई जाते हैं। और उनको पकड़ने के लिए उनके जो क्लॉज होते हैं, है ना, पंजे, वो भी तीक्ष्ण होते हैं, काफ़ी वो दिखाई देते हैं आपको। अगला आता है एडॉप्टेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एडॉप्टेशन बड़े ही आसानी से आप अपने घर में छिपकली देखते हैं, किस प्रकार से छिपकली चिपक जाती है, दीवार के ऊपर चिपकती है और बड़ी आसानी से भागती इधर उधर। ये एडॉप्टेशन आपने देखे होंगे, आप छिपकली को मारने जाओ तो पूंछ छोड़ के भाग जाती है, ये भी एडॉप्टेशन आपने देखा है। भाई हमारा ध्यान पूंछ के ओर चले जाता है और अपने आप को बचा कर आगे निकल जाती है, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं उस छिपकली को फिर से एक बार पूंछ आ गई है ना। तो ये एडॉप्टेशन है। या सांप के बारे में कहा जाता है कि सांप किसी भी जगह से निकल जाता है, यानी छोटी से छोटी जगह भी यदि मिल जाए, यदि उसकी गर्दन निकल जाए तो पूरा शरीर निकल जाता है, इतना लचीला उसका शरीर होता है। या शिकार करते समय सांप का मुंह छोटा सा हमको दिखाई देता है, लेकिन उसके दोनों अपर जॉज और लोअर जॉज दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े नहीं रहते, दोनों अलग रहते हैं, जिसकी वजह से छोटा सा दिखने वाला मुंह में से भी इतना बड़ा मेंढक बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये भी एक एडॉप्टेशन है। यहाँ पर एक आपको टर्टल का पिक्चर दिया हुआ, चित्र दिया हुआ। टर्टल जो होता है वो अपना खुद का बचाव कर लेता है। टर्टल के बारे में आपको जानकारी, टर्टल यह 150 से अधिक वर्ष जीवित रहता है, इसके बारे में आपको जानकारी है। ये अपना बचाव, उसके ऊपर जो कैल्शियम की जो कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, उसकी वजह से वो बचाव कर लेता है। उसका अगला टॉपिक आता है फिर एडॉप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स, यानी अन्न ग्रहण करने की जो विधियाँ होती है उसके माध्यम से भी उन्होंने अपने आप में बदलाव ले आया है। यानी बर्ड्स के बारे में आप देखें, कुछ बर्ड्स की जो बीक होती है, चोंच जो होती है वो छोटी होती है, जो भी ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स को चुनने के लिए, लेकिन कुछ एक की हार्ड होती है। जैसे आपने देखा तोता, जो हमने देखे उसी को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, तो तोते की जो चोंच होती है
वो जो होती है थोड़ी बड़े साइज की होती है, क्योंकि उसको कुतरना पड़ता है, जैसे जाम वगैरह हो गया उसको कुतरने के लिए, या कोई भी फल हो उसको कुतरने के लिए। यदि ऊँट पे करके यदि आप देखते हो, चोच बीक यदि देखते हो, तो वो थोड़ी नुकीली होती, लंबी होती, मजबूत होती, क्योंकि उसको टक 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 करके होल करना होता है। अलग अलग प्रकार के चित्र यहाँ पर दिखाई दिए, या फिर अलग अलग दूसरे जीव जंतु के बारे में, एनिमल्स के बारे में भी जानकारी दी। देखिए आप जो तितली होती है, तितली को रस ग्रहण करना होता है, नेक्टर जिसको कहा जाता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसके पास एक पाइप होता है, जिसके माध्यम से वो उस फूलों के जहाँ पर नेक्टर पाया जाता है वहाँ तक के पहुँचते हैं और वहाँ का नेक्टर जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग एनिमल्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ, चार्ट दिया हुआ है, आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडॉप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। इसकी बात हम इसके पहले भी कर चुके हैं कि भाई अपने आप को पर्यावरण से छुपाने के लिए, या अपने प्रीडेटर से छुपाने के लिए, अपने भक्षक से छुपाने के लिए उनमें जो कुछ भी बदलाव हुआ है, कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, जिसको कैमोफ्लेज कहा जाता है। बहुत सारे जीव जंतु की जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है। ग्रॉस हॉपर आपको बड़े आसानी से दिखाई नहीं देते। बटरफ्लाइज, इनमें रंग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो अपने आप को पेड़ पौधों में बड़े आसानी से छुपा लेते हैं, दैट इज कैमोफ्लेज। एक हो गया है। उसके बाद हम लौटते हैं एक डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन नाम के चार्ल्स डार्विन नाम के बायोलॉजिस्ट हो गए, जिन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों के ऊपर और जानवरों के ऊपर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इस पर्यावरण में वही जीवित रह सकता है जिसमें जो बेस्ट है, जो बेस्ट रहेगा वही, जो फिट रहेगा वही जीवित रहेगा। और ये सही बात है, आप लोगों ने भी देखा है, हम लोग भी बड़े से देखते हैं कि भाई यदि किसी मुर्गी के चूजे है तो उसमें से यदि कोई वीक यदि है तो वीक चूजा अपने आप ही कुछ दिनों के बाद वहाँ से बाहर हो जाता है, या हम बोलेंगे कि वो मर जाता है ना। तो जो फिट रहेगा वही सरवाइव कर जाएगा, और जो सरवाइव करेगा, जो फिट रहेगा, उसी के जैसे आगे आने वाली जनरेशन निर्माण होती रहेगी, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देखें। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो अलग अलग प्रकार की हायरार्ची यहाँ पर की गई है वर्गीकरण करने के लिए। हायरार्ची में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इस प्रकार से दिए। और ये जो नाम देने की पद्धत है, जिसको हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, नाम देने की पद्धत जो है, इसको कार्ल लिनियस ने सबसे पहले हमारे सामने लाया। और कार्ल लिनियस ने जो नाम देने की पद्धत है, विधि, उसका नाम दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी किसी भी जीव जंतु या वनस्पति को दो प्रकार से नाम दिए जाए। यानी जैसे कि आपका नाम और आपका सरनेम, आपका सरनेम जो है वो आपके पूरे फैमिली के लिए कॉमन है, लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ विशेष बात, कुछ उसमें सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस को जानकर जो है इसकी डिटेल में स्टडी कार्ल लिनियस इन्होंने की है। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया गया है, और जिसकी वजह से जानवरों की आइडेंटिफाई या वनस्पतियों को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान हो गया, जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। और उस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के माध्यम से एक पहले नाम जो दिए गए वो स्पेसीज और जीनस के नाम से उसको पहचाना जाता है। तो जीनस जो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए डॉग का नाम दिया हुआ है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, काऊ का नाम दिया हुआ है बॉस्टोरस, हिबिस्कस जिसको हम जासवंत के नाम से जानते हैं, उसका नाम यहाँ पर हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, ज्वार का सॉर्गम बाइकलर। इस प्रकार से दो दो नाम से बायनोमियल, जिसका नाम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से जीनस और स्पेसीज नाम देकर पहला जो हिस्सा है वो जीनस के नाम से पहचानते हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो स्पेसीज के नाम से हम जानते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर सॉर्गम बाइकलर जो है ना, तो सॉर्गम इसमें जो है वो जीनस के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो स्पीसीज के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके खत्म होने से पहले आपको बता दूं कि 29 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। भाई मेंढक को बचाना बहुत जरूरी है। क्यों बचाना जरूरी है इसके बारे में आपको जानकारी है कि मेंढक नहीं बचाएंगे तो शायद हम भी नहीं बचेंगे। अब कैसे नहीं बचेंगे इसके बारे में सोचिए, और लेट्स स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर।